नमस्कार। टॉप ट्रेंडिंग एमपीजीके में आपका स्वागत है। एमपीजीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर यह नौवा वीडियो है जिसमें मेरे द्वारा अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को शामिल किया गया है। इससे पहले 8 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वह उन सभी वीडियो को जरूर देख लें। यह वीडियो आपके वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी आदि एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध ताम्रपाषाण कालीन स्थल नबदा टोली ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, नबदा टोली की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। साथ में आपको ये याद रखना है कि जो इसकी खोज है इसका श्रेय HD संकालिया को जाता है। ठीक है, HD संकालिया को जाता है, तो ये आपको याद रखना है। साथ में आपको याद रखना है नर्मदापुरम जिले में खेड़ी नामा, कौन सा? खेड़ी नामा, ये भी ताम्र पाषाण काल का स्थल है। उज्जैन का कायथा, ठीक है, उज्जैन का कायथा, मंदसौर का आवरा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है? एक तरफ आपको प्रसिद्ध स्थल दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसके खोजकर्ता का नाम दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। आदमगढ़ की अगर हम बात करें तो इसकी जो खोज है ये RB जोशी के द्वारा की गई थी। कब? 1964 में की गई थी। और अगर आदमगढ़ कहाँ पर है ये आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है नर्मदापुरम जिले में है, ये आपको याद रखना है। भीमबेटका की अगर हम बात करें तो जो भीमबेटका है इसकी खोज का श्रेय श्रीधर विष्णु वाकड़कर को जाता है। इन्होंने इसकी खोज 1957-58 में की थी। साथ में ही आपको ये याद रखना है कि जो भीमबेटका है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है। हथनोरा की अगर हम बात करें तो इसकी खोज अरुण सोनकिया ने 1982, कब? 1982 ईस्वी में की थी। साथ में ही आपको याद रखना है ये मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में है। लेकिन अगर हम बात करें कायथा उज्जैन में है, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, कायथा उज्जैन में है। लेकिन कायथा की जो खोज है ये विष्णु वाकड़कर ने की थी। किसने की थी? विष्णु वाकड़कर। ठीक है, इन्होंने ये इसकी खोज की थी। तो आपको ये याद रखना है 1964 में ही की थी, लेकिन ये HD संकालिया ने नहीं की थी। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर D होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के 2 महाजनपदों के मध्य सीमा का निर्माण करती थी? ठीक है, तो देखिए ये 6वीं शताब्दी की बात है जब बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, 2 ग्रंथ थे। बौद्धों का एक ग्रंथ था अगुंतर निकाय और जैनों का एक ग्रंथ था भगवती सूत्र। इसमें 16 महाजनपदों की चर्चा की जाती है। ठीक है, इन 16 महाजनपदों में से मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, वर्तमान जो मध्य प्रदेश है इसमें अगर उनकी सीमा की बात की जाए तो कितने निकलते हैं? 2। इन 2 में से है एक अवंती और दूसरा चेदी महाजनपद। अवंती की अगर हम बात करें तो अवंती की जो राजधानी थी वह 2 राजधानियां थी। उत्तरी अवंती की थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की थी महिष्मती। लेकिन अगर हम चेदी महाजनपद की बात करें तो इसकी जो राजधानी थी वो थी सुक्तिमती। इन दोनों महाजनपदों के बीच एक नदी इनकी सीमा का निर्धारण करती थी और इस नदी का नाम क्या था ये आपसे पूछा गया है। तो इस नदी का नाम था बेत्रावती, अर्थात बेतवा नदी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है D। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य भारत का सोमनाथ किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये मध्य भारत का आप सभी जानते हैं कि सोमनाथ गुजरात में शिव मंदिर है, प्रसिद्ध शिव मंदिर है। इसी प्रकार मध्य भारत का जो सोमनाथ है ये किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है भोजपुर शिव मंदिर। भोजपुर शिव मंदिर की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण राजा भोज के द्वारा कराया गया था। राजा भोज के द्वारा कराया गया था और ये कहाँ पर कराया गया था? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, औलिकर वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो औलिकर वंश की बात करें तो ये जो क्षेत्र है मंदसौर वाला उसमें इनका शासन रहा करता था। इसलिए आपको याद रखना है कि इनकी जो राजधानी है ये दसपुर थी। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि मंदसौर को दसपुर भी बोला जाता है। तो इनकी जो राजधानी है दसपुर है और इनके जो संस्थापक हैं ये जय बर्मन को माना जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है C। तो इनका जो संस्थापक है जय बर्मन है, राजधानी है दसपुर है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, लाल बाग पैलेस का निर्माण किस शासक के द्वारा
करवाया गया था। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि जो होलकर वंश के शासक थे इनका योगदान मध्य प्रदेश में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। उन्हीं में से एक थे शिवाजी राव होलकर। कौन थे? शिवाजी राव होलकर। इन्होंने लाल बाग पैलेस का निर्माण इंदौर में करवाया था। साथ में ही आपको याद रखना है शिव विलास महल। कौन सा? शिव विलास महल, ठीक है, शिव विलास महल। और एक याद रखना है सुख विलास महल, ठीक है। इनका निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। कहाँ पर करवाया गया था ये आपको याद रखना है, इंदौर में, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अमझेरा का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए अमझेरा रियासत आपने सुनी होगी, पढ़ी भी होगी। तो ये जो धार का क्षेत्र था यहाँ पर ये शासन इनका जो है अमझेरा रियासत चलती थी। तो अमझेरा रियासत की तरफ से मराठा पेशवा बाजीराव और मुगल सूबेदार के बीच 1728 में एक युद्ध होता है जिसे अमझेरा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और यह युद्ध 1728 में होता है और इसमें विजय पेशवा बाजीराव प्राप्त करता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऐसा कहाँ से माना जाता है ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की, तो इसकी जो शुरुआत है 3 जून 1857 से मानी जाती है। ये आपको याद रखना है। साथ में आपको ये याद रखना है ये कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी नीमच से। नीमच में कुछ सैनिकों ने शस्त्रागार में आग लगा दी थी, ठीक है। तो यहीं से जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? देखिए ये डेट वाइज काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये आपको ऐसे ही याद रखना है। इनका जो जन्म है ये हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। साथ में ही आपको याद रखना है कहाँ पर हुआ था। तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक स्थल है महू, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ये आपको याद रखना है। साथ में ही आपको याद रखना है इनकी जो मृत्यु है ये कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी ये, ठीक है। साथ में ही 1990 एक और सन याद रखनी है जिसमें इन्हें क्या हुआ था? मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय फल है वह आम है, इसलिए आम से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो आम अनुसंधान केंद्र है ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ में स्थित है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला जंगली जानवर कौन सा है? तो देखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगली जो जानवर हैं ये पाए जाते हैं चीतल, ठीक है। ये कौन से हैं? चीतल। इसका राइट आंसर है सी। लेकिन आपको याद रखना है भारत के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश प्रथम है इसमें। साथ में ही आपको याद रखना है कि बारहसिंगा जो है ये मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है फजल अली आयोग का गठन कब हुआ था? आप सभी जानते हैं कि फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया था, ठीक है। इसका जो गठन है 1953 में किया गया था। लेकिन आपको याद रखना है ये 3 सदस्यीय आयोग था जिसमें एक डॉक्टर फजल अली स्वयं थे, साथ में ही दूसरे थे के एम पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। हृदयनाथ कुंजरू इसके अन्य सदस्य थे। तो आपको यह याद रखना है कि ये 3 सदस्यीय आयोग था। 1953 में इसका गठन किया गया। 1 नवंबर 1956 से इसकी सिफारिशें, अधिकांश सिफारिशें लागू कर दी गई। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी जैसी जो व्यवस्थाएं भारत में चली आ रही थी वह सभी जो है समाप्त कर दी गई। और मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को इसी आयोग की सिफारिश पर किया गया, जिसमें 7 संभाग और 43 जिले बनाए गए, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है तो यहाँ आप कर लीजिएगा चंबल, ठीक है। यहाँ पूछना है चंबल संभाग, ठीक है।
अब ठीक है। चंबल संभाग का गठन कब हुआ था? आप सभी जानते हैं कि जो चंबल संभाग है इसका मुख्यालय मुरैना में है। कहाँ पर है? मुरैना में है। और इसमें 3 जिले शामिल हैं। कौन कौन से हैं? मुख्यालय मुरैना है, जिले इसमें जो है 3 शामिल हैं। कौन कौन से हैं? भिंड है, मुरैना है, भिंड है, मुरैना है, श्योपुर है। ठीक है, 3 जिले इसमें शामिल हैं। इसका जो गठन है ये गठन 1980 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? आप सभी जानते हैं कि प्रथम अगर पुरुष न्यायाधीश पूछे तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, लेकिन प्रथम महिला न्यायाधीश की बात करें तो इनका नाम था श्रीमती सरोजनी सक्सेना। ठीक है, इसका राइट आंसर है डी। साथ में ही आपको कुछ और प्रश्न याद रखने हैं, जैसे यमुना देवी। ये यमुना देवी जो थी ये प्रथम ऐसी महिला थी जो विपक्ष की नेता बनी। ठीक है, विपक्ष की नेता बनी, तो आपको याद रखना है। आशा गोपालन की बात करें तो ये मध्य प्रदेश की प्रथम आईपीएस महिला थी। निर्मला बुच की बात करें तो ये मध्य प्रदेश की प्रथम मुख्य सचिव, ठीक है, प्रथम महिला मुख्य सचिव थी। तो ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 25 सितंबर की अगर हम बात करें तो 25 सितंबर को मध्य प्रदेश में क्या मनाया जाता है? लोक सेवा दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है? लोक सेवा दिवस। लोक सेवा दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। अगर हम मध्य प्रदेश में 25 जनवरी की बात करें तो यहाँ मनाया जाता है आशा दिवस। क्या मनाया जाता है? आशा दिवस। ठीक है, साथ में ही आपको याद रखना है 15 नवंबर को मनाते हैं मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस। तो इसका राइट आंसर सी है। अगर हम 5 अक्टूबर की बात करें तो यहाँ जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बेटी बचाओ दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजपीपला, महादेव और मेकाल ये भाग हैं। ठीक है, राजपीपला, महादेव, मेकाल ये किसके भाग हैं? तो आप सभी जानते हैं कि ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के भाग हैं। राइट आंसर इसका ए है। अगला प्रश्न है, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए अगर हम सिद्ध बाबा चोटी की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि ये सिद्ध बाबा जो चोटी है ये बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? बुंदेलखंड पठार की। तो आपको ये याद रखना है। धूपगढ़ की बात करें तो ये मध्य प्रदेश की, ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। साथ में आपको याद रखना है क्योंकि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में ये स्थित है, इसीलिए ये सतपुड़ा पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ये 2 फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। सिगार की चोटी की बात करें तो ये मालवा जो पठार है, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। सद्भावना चोटी की बात करें इसे गुडविल, ठीक है, क्या? गुडविल भी कहते हैं। तो गुडविल चोटी या फिर सद्भावना चोटी ये जो है मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्राचीनतम चट्टानें हैं? तो देखिए मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीनतम चट्टानों में है, इनका नाम है आर्कियन क्रम की चट्टानें। इसका आंसर है डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में हीरा किस में पाया जाता है? तो देखिए जो मध्य प्रदेश में हीरा है, आप सभी जानते हैं कि हीरा के लिए पन्ना, सतना, छतरपुर ये प्रसिद्ध हैं। लेकिन जो हीरा है ये यहाँ पर श्रेणियों के हिसाब से पूछा गया है कि किस पर्वत श्रेणी में ये पाया जाता है या किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये कडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं उनके अंतर्गत जो बिजावर श्रेणी है उनमें ये जो हीरा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का रेणुकोट या रेणुकूट किसे कहा जाता है? तो ये आप सभी जानते हैं सिंगरौली जो है ऊर्जा राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये आपको याद रखना है। ऊर्जा राजधानी, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है। नौगांव की अगर हम बात करें तो इसे मध्य प्रदेश का मिनी चंडीगढ़, ठीक है, मिनी चंडीगढ़ कहा जाता है। सुहागपुर कोयला के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन अमरकंटक जो है इसे
बॉक्साइट के कारण, ठीक है, बॉक्साइट के कारण मध्य प्रदेश का रेणुकूट कहा जाता है। अब आपको ये बताना है कि ये रेणुकूट कहाँ पर है, ठीक है, तो ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मिनी चंडीगढ़ नौगांव को कहा जाता है, ये सही है। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी को कहा जाता है, ये भी सही है। सोलर सिटी सांची को कहा जाता है, ये भी सही है। नवग्रह नगरी खजुराहो को कहा जाता है, ये गलत है, क्योंकि नवग्रह नगरी ये खरगोन को कहा जाता है। किसको? खरगोन को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चरण गंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। आजकल ऐसे प्रश्न काफ़ी देखने को मिलते हैं, तो इन्हें आप याद रखेंगे। ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जहां से चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है, आपको याद रखना है। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर इसका डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कर्माझरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है। कर्माझरी वन्यजीव अभ्यारण्य अभी हाल ही में स्थापित किया गया है और ये मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थापित किया गया है, तो इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये सही है। भारतीय जैव विविधता अधिनियम 2002, ये भी सही है। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1980, ये जो है गलत है, इसकी जगह आना चाहिए था 1972। तो भारतीय वन्यजीव अधिनियम है ये 1972 में बना था। भारतीय वन अधिनियम 1927 में बना है, ये सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी है, ठीक है, इसका राइट आंसर सी है। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में बना था। भारतीय वन संरक्षण जो अधिनियम है, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम है, ये 1980 में बना है, ऐसा याद रखना है। जब आप वन रक्षक बन जाएंगे, क्षेत्र रक्षक बन जाएंगे, तो उसके बाद में आपको सबसे ज़्यादा यूज भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26, धारा 33 एक का करना पड़ेगा। साथ में ही आपको ये भी याद रखेंगे कि 1972 की कुछ धाराएं जो शिकार से संबंधित हैं, ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, लेकिन ऐसा तब जब आप वन रक्षक बन जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न किसे कहा जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है आधिकारिक शुभंकर पाने के लिए भारत में पहले वन्यजीव रिजर्व का नाम बताइए। तो आप सभी जानते हैं इसका नाम है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला, ठीक है। तो जो ये है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसी ने अपना सबसे पहले शुभंकर 2017 में जारी किया था, भूरसिंह बारासिंघा नाम से, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है बाघ रिपोर्ट 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने टाइगर हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश को 2018 के बाद से टाइगर प्रदेश होने का दर्जा फिर से प्राप्त हो गया था। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर प्राप्त हुए थे और इनकी संख्या थी 526। हालांकि कर्नाटक बहुत पीछे नहीं है, कर्नाटक दूसरे स्थान पर था जिसमें मात्र 2 ही टाइगर कम है। 524 टाइगरों के साथ में ये दूसरे नंबर पर रहा था, तीसरे पर उत्तराखंड रहा था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है अन कहा लखनऊ, ये किसकी चर्चित पुस्तक है। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की ये प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला प्रश्न है मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाला मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो आप सभी जानते हैं इसका नाम था पूर्ण चंद्रोदय अर्थात वी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र ये किस जिले में स्थापित किया गया है। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार जनजातियों के विकास के लिए सामुदायिक रेडियो केंद्रों की स्थापना कर रही है। उसी क्रम में सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। श्योपुर के एक स्थल है सेसईपुरा जहां पर इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से
चंबल की कौन सी सहायक नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सिवना बहती है, सीप नदी बहती है, कूनो नदी बहती है, लेकिन जो बनास नदी है ये मध्य प्रदेश में नहीं बहती, परंतु ये चंबल की सहायक नदी है। बल्कि चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास नदी है जो राजस्थान में बहती है। अगला प्रश्न है, कुंवारी, पाहुज ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये दोनों ही नदियां जो है सिंध नदी की सहायक नदियां हैं। राइट आंसर इनका बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी को शिवपुत्री भी कहा गया है? तो आप सभी जानते हैं कि मां नर्मदा को शिवपुत्री के नाम से जाना जाता है। इन्हें रेवा, इनके अन्य नामों में रेवा, ठीक है, रेवा मेकाल पर्वत से निकलती है, इसलिए मेकाल सुता आदि नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की निम्न में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? तो देखिए, यमुना में मिलने वाली नदियों में चंबल, बेतवा, केन, सिंध इत्यादि आती हैं, लेकिन ये जो टोंस नदी है ये मध्य प्रदेश के सतना जिले के जुलेरी गांव से निकलती है और प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये जो है यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जारवानी जलप्रपात किस प्रदेश में स्थित है? तो जारवानी जो जलप्रपात है ये मां नर्मदा नदी पर ही स्थित है और ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, ये गुजरात में स्थित है। इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध परियोजना ये जो है इसका उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए, जो सरदार सरोवर बांध परियोजना है ये नर्मदा नदी की सबसे बड़ी परियोजना है। इसके जो 4 राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र लाभान्वित होने वाले हैं। लेकिन इसके जो उद्घाटन किया गया था जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1961 में किया गया था। और मेधा पाटेकर जो नर्मदा बचाओ आंदोलन कर रही हैं वो इसी परियोजना या इसी डैम के विरोध में हो रहा है, तो ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न परियोजनाओं की स्थिति पर विचार कीजिए। पहला है राणा सागर, दूसरा है गांधी सागर, तीसरा है जवाहर सागर। अब ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा या कौन से मध्य प्रदेश में स्थित है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि ये जो तीनों ही बांध हैं, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और जवाहर सागर, ये तीनों ही चंबल नदी पर स्थित हैं। लेकिन आपको याद रखने वाली बात ये है कि इनमें से मध्य प्रदेश में स्थित कौन से हैं। हालांकि ये तीनों ही परियोजनाएं मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएं हैं, लेकिन इनकी स्थिति पर विचार करना है, ऐसा पूछा गया है। काफी अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, तो आप इसे देखेंगे। राणा प्रताप सागर जो डैम है ये कहां पर है? रावतभाटा, ठीक है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में रावतभाटा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। अगर हम गांधी सागर की बात करें तो ये मंदसौर में स्थित है, मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है। अगर हम जवाहर सागर की बात करें तो ये जो है कोटा, राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। तो आपको ये याद रखना है कि इनमें से मध्य प्रदेश में स्थित एकमात्र परियोजना मंदसौर गांधी सागर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल 2। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण धारा जलप्रपात किस पर स्थित है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि दुग्ध धारा, कपिल धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा, जारवानी इत्यादि जो जलप्रपात हैं ये मां नर्मदा पर स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर वी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कितने स्थल रामसर साइट में शामिल हैं? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 2002 में प्रथम साइट शामिल हुई थी जिसका नाम था भोजताल, ठीक है। ये कहां पर था? भोपाल में। लेकिन 2022 में 3 नई साइटें जोड़ी गई। एक था सांख्य सागर, शिवपुरी का सांख्य सागर, ठीक है। दूसरा था सिरपुर तालाब और तीसरा था यशवंत सागर झील जो थी ये इसमें शामिल किया गया। तो ये तीनों ही, ये जो है शिवपुरी में है, ये दोनों ही इंदौर में है। तो आप ये याद रखेंगे। साथ में ही आप याद रखेंगे ये 2022 में शामिल किए गए हैं। इससे पहले जो प्रथम साइट थी ये थी भोजताल लैंड जो भोपाल में है। तो इस
को मिलाकर के कुल जो साइडें हो गई हैं मध्य प्रदेश में 4 हो गई हैं। इनका राइट आंसर वी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चंबल नदी की लंबाई कितनी है। सिंपल सा प्रश्न है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू, इंदौर के निकट महू से निकलती है, जहां एक जाना पाव पहाड़ी है जहां से निकलती है, और इटावा के पास में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है मालवा के पठार का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है। तो अगर हम सबसे गर्म महीने की बात करें तो मालवा के पठार में मई का जो महीना है ये सबसे गर्म रहता है। हालांकि पूरे मध्य प्रदेश में ही सबसे गर्म महीने की बात करें तो ये मई का महीना ही होता है। आप याद रखेंगे, मध्य प्रदेश भी और मालवा भी। चलिए इससे संबंधित कुछ फैक्ट आप जानेंगे। जैसे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान ये मई महीने में रहता है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान जनवरी के महीने में रहता है। मध्य भारत के पठार का सबसे गर्म महीना मई का महीना होता है। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा महीना ये जनवरी का रहता है। तो आप ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं ये आप आगे देखेंगे। देखिए मध्य प्रदेश में जो ऋतुएं हैं 3 प्रकार की पाई जाती हैं। पहली है ग्रीष्म ऋतु जो मध्य मार्च से मध्य जून तक रहती है। दूसरी है वर्षा ऋतु जो मध्य जुलाई से मध्य अक्टूबर तक रहती है। तीसरी है शीत ऋतु जो मध्य नवंबर से मध्य फरवरी तक रहती है। तो ये 3 प्रकार की ऋतुएं मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है फायान ने किस क्षेत्र की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ बताया था। आप सभी जानते हैं कि जो फायान था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो इसने मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र मालवा का जो पठार है इसकी जो जलवायु है इसको सर्वश्रेष्ठ बताया था। और आप सभी जानते हैं कि मालवा में सम जलवायु पाई जाती है। तो आप ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर डी। 45वां प्रश्न है जटाशंकर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो जटाशंकर महादेव मंदिर नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी नामक स्थान पर स्थित है। इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न है सतना में गोला मठ कहाँ स्थित है। सतना में जो गोला मठ है ये मैहर में स्थित है। ठीक है, मैहर में ही माँ शारदा का मंदिर भी स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है मुरैना में 8 से 12वीं शताब्दियों के दौरान 22 मंदिरों का समूह ये कहाँ पर स्थित है। तो ये मुरैना के नरेसर में स्थित है। इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मंगलनाथ का मंदिर कहाँ है जो मंगल ग्रह को समर्पित है। मंगलनाथ का मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। यहीं पर महाकाल मंदिर भी स्थित है। इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लता मंगेशकर के बचपन का नाम क्या था। तो जो लता मंगेशकर जी हैं इनका जन्म इंदौर में हुआ था, इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इनके बचपन का नाम अगर हम बात करें तो इनके बचपन का नाम था हेमा। ठीक है, राइट आंसर इसका सी है। लेकिन आपको साथ में ही 2 चीज़ें और याद रखनी है। एक तो ये कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो इन्हें 1989 में दिया गया था, और भारत रत्न की अगर हम बात करें तो भारत रत्न 2001 में इन्हें दिया गया था। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे तथा बाद में आरबीआई के गवर्नर बने रघुराम राजन का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। ठीक है, तो देखिए जो आरबीआई के ये 23वें गवर्नर थे रघुराम राजन, इनका मध्य प्रदेश के किस जिले में जन्म हुआ था। तो ये हुआ था मध्य प्रदेश के भोपाल में। इसका राइट आंसर वी है। आप इसे याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिन लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो वह लाइक कर सकते हैं। अपना बहुमूल्य कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें ताकि हम अपने आगे आने वाले वीडियो में उसका सदुपयोग करें। साथ ही जो लोग चैनल पर नए आए हों वह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला हमारा प्रयास है कि ये जो एमपी है, एमपी जीके के साथ साथ हम इसी प्रकार से एक साइंस की सीरीज शुरू करें, साथ में ही एक स्टैटिक जीके की सीरीज भी शुरू करें, ताकि आपको ये तैयारी में काफ़ी लाभ मिल सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 51वां प्रश्न है नितिन मेनन
नितिन मेनन भारत के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि नितिन मेनन आजकल आईपीएल में भी अंपायरिंग कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंपायर हैं हालांकि। तो ये जो है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में जन्मे थे। तो राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सांची बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? अगर हम सांची बौद्ध विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना सांची में वर्ष 2012 में हुई थी। राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल फेलोशिप किस क्षेत्र में प्रदान की जाती है? तो अमृता शेरगिल फेलोशिप जो है ये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ललित कला के क्षेत्र में दी जाती है। तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आपदा डैम किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जो आपदा डैम है ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर बी है। ऐसा माना जाता है कि सिंधिया रियासत काल में इस डैम का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंबलेश्वर डैम ये किस नदी पर स्थित है? देखिए, आजकल ये छोटे छोटे डैम भी काफ़ी पूछे जाने लगे हैं, तो इन्हें भी ध्यान में रख करके हम अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। चंबलेश्वर अगर डैम की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में नीमच जिले में स्थित है। कहाँ पर? नीमच जिले में स्थित है। और नदी है रूपा नदी। कौन सी नदी? रूपा नदी। तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, सांख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सांख्य सागर जो झील है इसे 2022 में रामसर साइट में शामिल किया गया है और ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। हालांकि शिवपुरी की बात करें तो यहाँ राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान जो है ये माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी होगा। राइट आंसर इसका सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परमार शासक बागपति मुंज के द्वारा मुंज सागर का निर्माण किस स्थान पर कराया गया था? तो जो मुंज सागर है ये धार, आप सभी जानते हैं कि परमार शासकों की राजधानी धार रही थी, तो धार के मांडू में मुंज सागर का निर्माण बागपति मुंज के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की मदर टेरेसा के नाम से किसे जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश की मदर टेरेसा के नाम से आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण और एनीमिया के क्षेत्रों में कार्य करने वाली लीला जोशी को जाना जाता है। तो राइट आंसर इसका ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण चंबल संभाग में सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? तो आप सभी जानते हैं कि चंबल संभाग का निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपण से हुआ है। तो ये जो है यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक हल्दी उत्पादक जिला कौन सा है? तो देखिए, जो मध्य प्रदेश के जिले हैं जैसे खंडवा है, तो खंडवा में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में प्याज का उत्पादन होता है। पन्ना की अगर हम बात करें तो आंवला जिला पन्ना को कहा जाता है। आप सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा आंवला पन्ना में उत्पादित होता है। वहीं अगर हम बुरहानपुर की बात करें तो सबसे अधिक हल्दी का उत्पादन मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में होता है। अगर हम रतलाम की बात करते हैं तो रतलाम में सबसे ज़्यादा अंगूर का उत्पादन होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश में पैदा होने वाली गेहूं की किस्म नहीं है? ठीक है, ऐसी किस्म बतानी है जो गेहूं की मध्य प्रदेश में पैदा नहीं होती है। तो देखिए, जो सरबती है ये मध्य प्रदेश में गेहूं इसकी पैदा होता है। सुजाता, लोकमन, ये तीनों प्रकार की जो किस्में हैं मध्य प्रदेश में पैदा होती हैं। लेकिन जो अलंकार है ये मध्य प्रदेश में पैदा तो होती है लेकिन ये गेहूं की किस्म नहीं है। ये जो है सोयाबीन की प्रसिद्ध किस्म है, सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन की प्रतिकार है, अलंकार है, ये सभी सोयाबीन की किस्में हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक भेड़ पाई जाती हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भेड़ें मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में पाई जाती हैं। इसका राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के
उमरिया जिले में, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में ताला नामक स्थान पर स्थित है। इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है? तो देखिए, ये वन रिपोर्ट 2021 जो है 17वीं रिपोर्ट थी और ये वन रिपोर्ट जो है देहरादून से प्रकाशित होती है। हालांकि ये 2 वर्ष में आती है, 23 की अभी आई नहीं है, तो 2021 के अनुसार पूछा गया है। सर्वाधिक अगर वन वृद्धि करने वाला क्षेत्र की बात करें तो यह है मध्य प्रदेश का भिंड जिला। ठीक है, इसका राइट आंसर सी है। वैसे भी आप समझ रहे होंगे, जहां वन होंगे ही नहीं वहीं तो वृद्धि होगी, है ना। वहीं पे प्लांटेशन वगैरह वगैरह होते हैं तो उनकी वजह से इनकी वृद्धि देखी जाती है। तो इसका राइट आंसर सी है। लेकिन अगर हम सबसे बोला जाए कि सबसे कमी, यहाँ सबसे कमी देखी गई है जंगलों में, तो वो था बड़वानी। ठीक है, जिसमें सबसे कमी पाई गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वन रक्षक का कार्य क्षेत्र क्या कहलाता है? तो देखिए, आप सभी जब भी वन रक्षक बनेंगे और बनने के बाद में जब आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ आपको एक विशेष क्षेत्र का प्रभार दिया जाएगा और वह प्रभार जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को बीट कहते हैं। क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। तो ये जो बीट का प्रभार है ये वन रक्षक को दिया जाता है, जिसके अंतर्गत वन रक्षक का कार्य रहता है। साथ में ही आप याद रखेंगे, रेंज स्तर पर जो है रेंजर रहता है। ठीक है, रेंज स्तर पर जो है रेंजर रहता है। वहीं सब रेंज की बात करें तो यहाँ पर डिप्टी रेंजर रहता है। हालांकि जो डिप्टी रेंजर रहते हैं इन्हीं के, ठीक है, इनके ऊपर रेंजर रहता है और उसके सबसे ऊपर जो है जिला स्तर पर यानी कि डिवीजन होती है तो यहाँ पर डीएफओ होता है। ठीक है, तो रेंज में रेंजर यानी कि सबसे छोटी जो इकाई होती है ये बीट होती है यहाँ पर, जहाँ पर वन रक्षक का कार्य होता है। बीट से ऊपर सब रेंज होती है, फिर रेंज होती है, फिर सब डिवीजन होती है और उसके बाद डिवीजन होती है। तो ये जो है इस प्रकार से डिवाइड होता है। हालांकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को कम ही मिलेंगे, लेकिन ये आपकी जानकारी के लिए जरूरी है क्योंकि आपको वन रक्षक बनना ही है, तब ये काम आने वाली बात है। अगला प्रश्न है, राज्य जनजाति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य जनजाति संग्रहालय भोपाल में स्थित है। राइट आंसर इसका बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिक कुपोषण के कारण किस जिले को भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में कुपोषण के लिए प्रसिद्ध जिला श्योपुर है। यहाँ पर सहरिया जनजाति पाई जाती है जो काफ़ी कुपोषण से प्रभावित है, इसलिए इसे भारत का इथोपिया कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उजला, भिलाला, बरेला और पटेलिया ये किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो ये आपने पढ़ी होंगी, आपको पता होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ए, यानी कि ये जो है भील जनजाति की उपजनजातियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग ये है NH46। ठीक है, इसकी कुल लंबाई है 634 किलोमीटर, 634 किलोमीटर और ये ग्वालियर से, कहाँ से? ग्वालियर से बैतूल तक जाता है। तो आपको ये याद रखना है। साथ में आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे छोटे की बात करें तो ये है NH135B। ठीक है, तो ये सबसे छोटा है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई 6.5 किलोमीटर है, माफ कीजिएगा 7.5 किलोमीटर है। तो ये कहाँ से जाता है? जमीरा से बरगढ़ यानी कि मध्य प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा इस पे टच करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम का गठन कब किया गया था? ठीक है, तो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम का गठन 1982 में भोपाल में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? भोपाल में किया गया था। ये आपको याद रखना है, ये भी कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता है? ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्र को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक मध्य भारत का कोयला क्षेत्र है, दूसरा सतपुड़ा कोयला क्षेत्र है। ठीक है, तो मध्य भारत के कोयला क्षेत्र में
मध्य भारत के कोयला क्षेत्र में सिंगरौली का क्षेत्र आता है, ठीक है, सुहागपुर का क्षेत्र आता है, कोरार क्षेत्र आता है, जोहिला क्षेत्र आता है, सुहागपुर क्षेत्र आता है, लेकिन सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में मोहपानी क्षेत्र आता है। इसी प्रकार पेंच घाटी, तवा घाटी, कानन घाटी, पाथरखेड़ा, ये सभी जो क्षेत्र हैं ये सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में आते हैं। इसीलिए मोहपानी क्षेत्र जो है ये मध्य भारत कोयला क्षेत्र में शामिल नहीं है। इस राइट आंसर इसलिए इसका ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी सरसों तेल की मिल किस जिले में है? तो सबसे बड़ी सरसों तेल की मिल मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पटवारी में भी ये पूछा गया था, आगे भी पूछा जाएगा। तो ये प्रश्न है कि वर्ष 2021 में चिन्नौर चावल मध्य प्रदेश का कृषि में प्राप्त पहला जीआई टैग है, ठीक है। यह किस जिले में या किस जिले से संबंधित है? चिन्नौर जो चावल है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक उत्पादित होता है ये या उसके लिए इसका जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि बालाघाट, ठीक है। तो ये चिन्नौर चावल बालाघाट से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? तो मध्य प्रदेश में जो जननी सुरक्षा योजना है ये शुरू की गई थी 12 अप्रैल 2005 को। कब? 12 अप्रैल 2005 को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, साथ में ये भी याद रखना है कि इसका उद्देश्य जो है शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाना था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, वास्तविक रूप से मध्य प्रदेश में पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? अगर हम वास्तव में ही बात करें कि मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो भारत की जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी तब से मध्य प्रदेश में वास्तविक रूप से पंचवर्षीय योजना की शुरुआत मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी है? देखिए 10 साल में जनसंख्या की काउंटिंग की जाती है, तो 2011 में हुई थी, 2021 में हो जानी चाहिए थी, लेकिन 2021 के आंकड़े अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं, यानी कि अभी ये आए नहीं हैं। तो इस कंडीशन में 2011 के अनुसार ही पूछा जा रहा है और पूछा भी गया है पटवारी के एग्जाम में। तो इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो इनकी जो साक्षरता दर है मध्य प्रदेश में तो कितनी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। इसका राइट आंसर है 69.32%, ठीक है। यहाँ मिस्टेक हुई है या पिछली बार कुछ ऐसे ही पूछा गया होगा, उस हिसाब से दिया गया है। तो इसको आप याद रखेंगे। इसका राइट आंसर है 69.32% जो है मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है। सबसे अधिक साक्षर जिला पूछा जाए, सबसे अधिक साक्षर, ठीक है, सबसे अधिक साक्षर जिला पूछा जाए तो आप याद रखेंगे जबलपुर, और अगर सबसे अगर कम पूछा जाए, सबसे कम पूछा जाए तो आप याद रखेंगे अलीराजपुर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश की जनसंख्या करोड़ों में कितनी थी? ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है करोड़ों में कितनी थी? 7.26 करोड़, ठीक है। इसका राइट आंसर है वी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो देखिए मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या घनत्व था 2011 के अनुसार वो कितना था? 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये व्यक्ति जो है 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या होती है, तो ये जो है घनत्व के रूप में हम मापते हैं। तो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये मध्य प्रदेश का जन घनत्व था। लेकिन वही अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जिले की, तो ये था भोपाल, ये था भोपाल में सर्वाधिक कितना है? 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं अगर हम सबसे कम की बात करें तो सबसे कम वाला जो जिला है वो है डिंडोरी। कौन सा? डिंडोरी। तो डिंडोरी जो जिला है यहाँ है सबसे कम, कितना? 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो आप सभी जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या है वह कितनी है? 72.4%, ठीक है। वहीं अगर हम शहरी की बात करें तो ये आप 100 में से घटा लीजिएगा या फिर डायरेक्ट याद रखेंगे 27.6% जो है सबसे ज़्यादा, मतलब ये जो है नगरीकृत जनसंख्या है।
अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता दर लगभग कितनी है? तो देखिए, अगर हम पुरुष साक्षरता दर की बात करें, 78.73% है। अगर हम महिला साक्षरता दर की बात करें तो कितनी है? 59.24%। ठीक है, तो जो लगभग है तो लगभग कितने के है? 60 के। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर 3 जिले कौन से हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे साक्षर जिला जबलपुर है, तो यहाँ जबलपुर से सिर्फ एक ही शुरू होता है, इसका मतलब है इसका राइट आंसर सी है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी है। जबलपुर की अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ की जो साक्षरता दर है 81.1% है। कितनी? 81.1% है। वहीं इंदौर की अगर हम बात करें तो 80.9% है और ये 80.4% है। तो इस हिसाब से देखा जाए मध्य प्रदेश के 3 सबसे साक्षर जिले जबलपुर, इंदौर, भोपाल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ है? तो देखिए, अगर हम राम नरेश यादव की बात करें तो ये यूपी से हैं। एन बांचू मध्य प्रदेश के सतना जिले में ही जन्मे थे। मंगू भाई पटेल गुजरात से हैं। लेकिन अगर हम भाई महावीर की बात करें, डॉक्टर भाई महावीर, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं और जो है ये लाहौर जो पाकिस्तान क्षेत्र में आता है उसमें जन्मे थे। तो ये भारत से बाहर जन्मे हैं। इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के वह मुख्यमंत्री जिनका जन्म कानपुर में हुआ तथा जिन्हें युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप याद रखेंगे, ये युवा तुर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए इसे याद रखेंगे। तो ये इनका नाम था कमलनाथ। ठीक है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो शिवराज सरकार से पहले अभी हाल ही में जो मुख्यमंत्री रहे थे, इनको युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है और ये कानपुर में जन्मे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर को कब बनाया गया था? ठीक है, आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर है, जिसकी 2 खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर हैं। तो ग्वालियर और इंदौर को 1968 में बनाया गया था। इसका राइट आंसर ए है। साथ में आपको याद रखना है, भोपाल खंडपीठ बनने के लिए प्रस्तावित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पंचायत विभाग द्वारा एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, उसका नाम क्या है? तो देखिए, जो मध्य प्रदेश के पंचायत विभाग द्वारा एक मासिक पत्रिका निकाली जाती है, इसका नाम है बी, यानी कि मध्य प्रदेश पंचायिका। ठीक है, ये कब से निकाली जा रही है? 1997 से। और आप कहाँ से निकाली जाएगी? तो आप समझिए कि भोपाल से। क्यों? क्योंकि पंचायत विभाग का मुख्यालय कहाँ होगा? भोपाल में। तो इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्न में से किस जिले में पुलिस प्रशिक्षणशाला नहीं है? रीवा, ग्वालियर, सागर, उपरोक्त सभी। ये कहीं ना कहीं प्रश्न गलत है, तो देख लीजिए, यहाँ इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, अब सही है। मध्य प्रदेश में निम्न में से किस जिले में पुलिस प्रशिक्षणशाला है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो पहला कथन कह रहा है कि नियुक्ति व पदमुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। देखिए, यहाँ भी मिस्टेक है, यहाँ लिख सकते हैं सदस्यों व अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष की। ठीक है, सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति व पदमुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आगे पढ़िएगा, अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या अधिकतम 62 वर्ष तक होता है। ये बिल्कुल सही कथन है। आयोग के प्रथम अध्यक्ष DV रेगे थे, ये भी बिल्कुल सही कथन है। लेकिन यहाँ देखिएगा, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो इनके सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ये जो है राज्यपाल करते हैं। लेकिन जो पद मुक्ति है, यानी कि इनके पद से मुक्त करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को होता है। इसीलिए ये कथन गलत है। इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा। ठीक है, बाकी के ये दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना भोपाल में 1976 में की गई थी। राइट आंसर इसका सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खजुराहो नृत्य समारोह कितने दिनों तक चलता है। तो देखिए जो खजुराहो नृत्य समारोह है इसकी शुरुआत 1975-76 से की गई थी। ये शास्त्रीय नृत्य का सबसे बड़ा समारोह होता है भारत में और ये जो है चलता है कितने 7 दिन। और आप ये तो समझ ही रहे होंगे कि कहाँ होता है, तो खजुराहो में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है। एक तरफ आपको संग्रहालय दिए गए हैं और एक तरफ आपको जिले का नाम दिया गया है या क्षेत्र का नाम दिया गया है। तो बघेल संग्रहालय है, ये कहाँ पर है, बांधवगढ़ उमरिया में है। ठीक है, तो ये सही है। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में है, ये भी सही है। त्रिवेणी संग्रहालय की बात करें तो ये उज्जैन में है, ये भी सही है। तुलसी संग्रहालय की बात करें तो ये जो है निवाड़ी में नहीं है, कहाँ पर है, सतना में है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है। ठीक है, बरमान का मेला नरसिंहपुर में लगता है, ये सही है। तेजाजी का मेला गुना में और ग्वालियर दोनों में लगता है, ये सही है। जल बिहारी का मेला छतरपुर में लगता है, ये भी सही है। नागाजी का मेला भिंड में लगता है, ये गलत है। ये कहाँ पर लगता है, पोरसा में लगता है और पोरसा जो है मुरैना जिले में है। ठीक है, तो ये जो नागाजी का मेला है तो ये जिला मुरैना में लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है काठी, मटकी और राई ये सभी क्या हैं। तो देखिए जो काठी है ये निमाड़ में प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित है, निमाड़ में। ठीक है, मटकी मालवा में प्रचलित है, ये बुंदेलखंड में प्रचलित है। ठीक है, तो आप इन्हें याद रखेंगे, ये बुंदेलखंड में प्रचलित है। अब ये क्या है, तो ये लोक नृत्य हैं। इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भूरीबाई का संबंध किससे है। तो देखिए जो भूरीबाई हैं ये झाबुआ जिले से संबंध रखती हैं, झाबुआ जिले की हैं और इनका जो संबंध है ये पिथौरा चित्रकला से है। ठीक है, पिथौरा चित्रकला से है, आपको याद रखना है। साथ में आपको ये भी याद रखना है 2021 में इन्हें पद्मश्री दिया गया है इसी क्षेत्र में, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे के एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना या रचनाएं भवभूति की हैं। ठीक है, तो पहली है उत्तर रामचरित, दूसरी है मालती माधव, तीसरी है महावीर चरित। जो भवभूति हैं इन्हें भारत का मिल्टन कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि उत्तर रामचरित, मालती माधव और महावीर चरित ये तीनों ही रचनाएं भवभूति के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि सभी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करें, एक तो विश्व हिंदी दिवस और एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये 2 दिवस आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ से। तो विश्व हिंदी दिवस की अगर हम बात करें तो ये है 10 जनवरी। ठीक है, तो 10 जनवरी सी इसका जो है राइट आंसर है। ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि विश्व हिंदी सम्मेलन जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में हुआ था तो ये इसी दिन से शुरू हुआ था, इसीलिए 2006 से विश्व हिंदी दिवस मनाना शुरू हुआ है। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस की, तो जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है इसकी जो मनाने की तिथि है ये है 14 सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। मैंने राजकीय भाषा बोला ना कि राष्ट्रीय भाषा। ठीक है, तो ये जो है इस दिन दिया गया था, इसीलिए जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बाघ की गुफाओं में गुफा क्रमांक 2 किस नाम से जानी जाती है। तो ये बाघ की जो गुफाएं हैं इनमें गुफा क्रमांक 2 पांडव गुफा के नाम से जानी जाती है। इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना भोपाल में कब की गई थी। तो मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकादमी ये मध्य प्रदेश के भोपाल में 2007 में स्थापित की गई थी। तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। एक तरफ आपको खिलाड़ी दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका जो खेल है वह दिया गया है। तो नैन्सी जैन की अगर हम बात करें तो ये खो खो खेलती हैं, ये सही है। मनीषा कीर शूटिंग करती हैं, ये भी सही है। सुदीप्ति हजेला घुड़सवारी करती हैं, ये भी सही है। आद्या तिवारी ये तीरंदाजी करती हैं, ये गलत है।
आद्या तिवारी का संबंध सॉफ्ट जो टेनिस है उससे है, तो आद्या तिवारी सॉफ्ट टेनिस खेलती है, ना कि तीरंदाजी। तो इसका राइट आंसर डी है। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको स्टेडियम दिए गए हैं, दूसरे तरफ स्थान दिया गया है। बाबे अली स्टेडियम भोपाल में है, ये सही है। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम जबलपुर में नहीं है, ये रीवा में है, ठीक है, तो ये जो है गलत है। कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम देवास में है, ये सही है। नेहरू स्टेडियम इंदौर में है, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये बी होगा, यानी कि ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा में है, ना कि जबलपुर में। तो अब हमारे यहाँ 100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। साथ में ही जिन लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो वो लाइक कर सकते हैं, महत्वपूर्ण अपना कमेंट आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। साथ में ही हमारी जो MPGK की ये सीरीज है ये कंटिन्यू अब चलने वाली है। प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो मिलने वाला है। साथ में स्टैटिक GK का आपको प्रत्येक दिन एक वीडियो मिलेगा, जिससे आपके आगे आने वाले एग्जाम में काफ़ी सहायता मिलेगी, आपकी तैयारी अच्छी हो सकेगी। तो जो लोग चैनल पर नए आए हों वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।